ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फॉर लूप्स की सी प्रोग्रामिंग के अंदर कि फॉर लूप्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में और फॉर लूप्स हम लोगों को क्यों सीखने चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और फॉर लूप्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला सवाल जो मैं पूछता हूँ, कोई भी प्रोग्रामिंग की यूटिलिटी, चाहे वो कोई पैकेज हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मैं इस्तेमाल क्यों करूँ। इस वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोग को बताया था कि सी प्रोग्रामिंग को क्यों स्टार्ट करना है, और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फॉर लूप आप क्यों यूज़ करेंगे। अब देखो, होता यह है कि फॉर लूप यूज़ होता है आइट्रेट करने के लिए किसी भी एक पार्ट को प्रोग्राम के बहुत सारे टाइम्स। अब ये चीज़ क्या बोली मैंने, आप लोगों को अभी समझ में आएगा, प्रोग्राम से समझाऊंगा, लेकिन मैं कुछ आप लोग को ऐसे बताऊंगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई अरे है। अब अरे मैंने आप लोग को अभी तक बताया नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास एक पूरा पैटर्न है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लिखा हुआ कोई पैटर्न है, और मैं चाहता हूँ कि एक एक करके उसको मैं एक एक करके आइट्रेट करूँ। जैसे मान लो कुछ मैंने ऐसे लिखा हुआ है हैरी, ठीक है, HARRY, और ये मान लो कुछ इस तरह लिखा हुआ है। अब ये क्या है, स्ट्रिंग वगैरह इस तरह के टर्म्स मैं यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक बताया नहीं है। लेकिन मान लो पहले मैं H को एक्सेस करना चाहता हूँ, फिर मैं A को एक्सेस करना चाहता हूँ, फिर मैं R को, फिर R को, फिर Y को। इस तरह मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं फॉर लूप की मदद से इसको बहुत आसानी से कर सकता हूँ। और फॉर लूप इसीलिए एग्जिस्ट भी करता है, सबसे बड़ा रीज़न फॉर लूप के एग्जिस्ट करने का यही होता है। अब इसका जो सिंटेक्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है वाइल और डू वाइल लूप्स के मुकाबले, और वो हम देखेंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मैंने आप लोग को बता दिए। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वो आप क्यों यूज़ कर रहे हैं। एनीवेज, सिंटेक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है फॉर लूप का। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोग सबसे पहले फॉर लिखते हैं। ये मैंने यहाँ पर फॉर लिखा, उसके बाद मैंने एक एक्सप्रेशन 1 लिखा, उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन 2 लिखा, और उसके बाद मैंने एक्सप्रेशन 3 लिखा। अभी एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3 क्या है, और ये कोड टू बी रन, तो आप समझ गए कि ये कोड रन होता रहेगा जब तक कि ये फॉर लूप खत्म नहीं हो जाता। अब इन 3 एक्सप्रेशंस को समझते हैं। ये 3 एक्सप्रेशंस क्या हैं, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग को दे के बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखूंगा फॉर, और मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू 0, और मैं लिखूंगा i इज लेस देन 5, और उसी के साथ साथ मैं लिखूंगा i प्लस प्लस। अभी जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है इसका मतलब होता है i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये और ये दोनों सेम है, i इज इक्वल टू i प्लस 1 और i प्लस प्लस, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद मैंने खोला, और उसके बाद मैंने मान लो लिख दिया प्रिंट एफ परसेंटेज डी आई। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, कॉमन लगा के आई, और सेमी कॉलन यहाँ पर लगा दूंगा, और अपना फॉर लूप मैं यहाँ पर बंद कर दूंगा। मैंने यहाँ पर किया क्या, अब इसका आउटपुट क्या होगा। और एक चीज़ आप लोग को, जो कि आप लोगों ने खुद ही अपने आप एज्यूम कर ली होगी, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर इस तरह इंट को आई को डिक्लेयर कर देता हूँ, और stdio.h और मेन तो रहेंगे ही प्रोग्राम में, ये सारा का सारा मेन के अंदर है हमारा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, इसका क्या मतलब है। देखो, ये है हमारा एक्सप्रेशन 1, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन 1 की बात की, ये है एक्सप्रेशन 2, और ये है एक्सप्रेशन 3। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या होगा कि i की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्सप्रेशन 1 i की वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन चेक होगी, यार क्या i 5 से कम है, हाँ 5 से कम है, तो चलो आगे बढ़ो। उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, इसके अंदर घुस जाएगा, प्रिंट करेगा i को, क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वापस से ये जाएगा कहाँ पर, मैं थोड़ा ब्लैक पेन ले लेता हूँ, और ब्लैक पेन जहाँ जहाँ मैं लिखूंगा वो सिंटेक्स नहीं है, ठीक है, रेड से मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है। ये वापस आएगा फॉर के पास। इसके बाद वापस आने से पहले ये क्या करेगा कि i को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो अब i की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है। अब ये चेक करेगा कंडीशन को कि i क्या लेस देन 5 है, हाँ i लेस देन 5 है, कंडीशन सच है, इसलिए लूप के अंदर घुसेगा, और उसके बाद बोलेगा प्रिंट कर दो i को, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, इसको भी मैं ब्लैक से लिख देता हूँ 0 को। उसके बाद ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कंडीशन को, उससे पहले ये इसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो क्या फ्लो रहेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, अंदर घुसेगा, इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, अंदर घुसेगा, ठीक है। तो मैं एरो कुछ बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये पहले कंडीशन को चेक करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, और फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो ये इस तरह चलता रहेगा, तो ये इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो क्या आउटपुट रहेगा इसका, एक टाइम पे 2 हो जाएगा, ये फिर 3 हो जाएगा। अब जैसे इसकी वैल्यू 4 होगी
तब तो ये अंदर चला जाएगा, लेकिन जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी इंक्रीमेंट होने के बाद, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। तो ये आउटपुट हम लोग को स्क्रीन में देखने को मिलेगा। तो ज़रा ये एक्सप्रेशन 1, 2 और 3 अभी मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोग के लिए लिखे थे, लेकिन ज़रा देखते हैं कि इन एक्सप्रेशन 1, 2 और 3 की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टी के साथ, तो एक्सप्रेशन 1 होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा, हमने i इज इक्वल टू 0 लिखा था, तो हमने कहा कि लूप को स्टार्ट करने से पहले i की वैल्यू को 0 कर दो, i की वैल्यू को 0 कर दो। और उसके बाद क्या हुआ कि ये इनिशियलाइज हो गया मेरा i। उसके बाद मैं नहीं करूँगा एक्सप्रेशन 1 को रन। वी कैन इनिशियलाइज मोर देन 1 वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। तो हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं एक्सप्रेशन 1 के। ये मैं आप लोग को बहुत जल्दी दिखाऊंगा। बस आप लोग कुछ ऐसा समझ लो कि अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आऊँ और आप लोग को दिखाता हूँ मैं करके, मैं यहाँ पर एक नई फाइल बना लूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा tutorial15.c। तो यहाँ पर मैंने tutorial15.c कर दिया और यहाँ पर मैं main.c जो मैंने लिखा है इसके कोड को कॉपी करूँगा 15.c के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड रहने देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट आई, फिर मैं लिखूँगा फॉर, और फॉर लिख के मैंने एंटर मारा। ठीक है, फॉर लिख के मैंने एंटर मारा और देखो मेरा यहाँ पर ये सिंटैक्स मुझे दिख गया, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ की मदद से लिख दूंगा %d, और %d लिखने के बाद मैं i लिख दूंगा, सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख दूंगा i। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया मैंने इसको और मैं इसको रन करता हूँ। और ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी एक्टिवेटिंग एक्सटेंशंस बताता है, लेकिन इसको मैं रन करूँगा तो सिंपली जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था आउटपुट आएगा हमारा क्या 0 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया 0 1 2 3 4, और ये हेलो वर्ड इसकी वजह से आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर i इज इक्वल टू 0 और उसी के साथ साथ j इज इक्वल टू 0 लिख दूँ और i और j दोनों को प्रिंट करूँ, और यहाँ पर मुझे %g %d लिखना पड़ेगा 2 बार। अब मैं अगर इसको रन करूँ तब क्या आएगा आउटपुट। तो यहाँ पर मैंने j को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं j और i दोनों को डिक्लेयर करता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा 0 0 1 0 2 0 4 और 0। ये क्या हुआ। तो इस चीज़ को सही से समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा आप लोगों के लिए। तो अब मैं अगर बैकस्लैश एन लगाऊँ तो अब सही से आ रहा है, देखो 0 0 1 0 2 0 3 0 और 4 0। तो मैं i और j के बीच में एक स्पेस दे रहा था। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 0, j की वैल्यू है क्या यहाँ पर वापस से मेरी 0, और j की वैल्यू हमेशा 0 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा दिया फॉर लूप के अंदर, और यही मतलब था मेरा जब मैं कह रहा था कि एक्सप्रेशन 1 के अंदर 2 वेरिएबल्स भी इनिशियलाइज हो सकते हैं। तो ये पहला वाली चीज़ आप लोग को समझ में आई कि ये जो है इनिशियलाइजेशन के काम आता है। दूसरी चीज़ मैंने अभी भी आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड में करके दिखाई। तीसरी चीज़ भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि जो एक्सप्रेशन 1 होता है वो ऑप्शनल होता है। इसको देखने के लिए मैं वापस से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ, और अगर मैं यहाँ पर ना लिखूँ i और इसके बदले में यहाँ पर कुछ लिख दूँ i इज इक्वल टू 0, मैं j को हटा देता हूँ, i इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू भी 0 कर देता हूँ, j इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू 0, और मैं इसको रन करूँ तो देखो मेरा प्रोग्राम बिल्कुल वैसे के वैसे ही रन हो गया है। यानी कि अगर कोई वेरिएबल ऑलरेडी इनिशियलाइज हो रखा है तो मुझे ज़बरदस्ती एक्सप्रेशन 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्सप्रेशन 1 को तभी लगाऊंगा जब मुझे इनिशियलाइज करवाना होगा अपने फॉर लूप से। मेरे पास एक ऑप्शन है एक्सप्रेशन 1 डालने का, लेकिन ये मस्ट नहीं है, तो मैं आ गया हूँ अभी यहाँ पर अपने वापस से एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज़ में, और अब देखेंगे हम एक्सप्रेशन 2 की प्रॉपर्टीज़। तो एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज़ आशा करता हूँ ये तीनों की तीनों आप लोग को एकदम समझ में आ गई होंगी, एकदम सही। ठीक है, तो एज्यूमिंग कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, मैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेशन 2 में मूव कर रहा हूँ। अब ये कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है, इट चेक्स फॉर स्पेसिफिक कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। ठीक है, कि लूप क्या टर्मिनेट होना है या फिर नहीं होना है, लूप को टर्मिनेट किया जाए या नहीं किया जाए, इस तरह की चीज़ें ये हमारा एक्सप्रेशन 2 बताता है। हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, i इज़ लेस देन 5, एक कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरी वाली बात क्या है कि इट कैन हैव मोर देन 1 कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन आप डाल सकते हो, लेकिन लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और अदर कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज स्टेटमेंट्स। इस चीज़ को समझते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। मान लो मेरे पास यहाँ पर i 0 है, j 0 है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लूप के अंदर j प्लस प्लस भी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ i इज़ लेस देन 5 और कॉमन लगा के j इज़ लेस देन 3।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही रन करूँगा तो ये तब तक रन होता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन, मतलब इसको ये मानेगा लूप की टर्मिनेशन कंडीशन, लास्ट वाले स्टेटमेंट को। लेकिन अगर मैं यहाँ पर j इज़ लेस देन 3 के बाद लिख दूँ i इज़ लेस देन 5, तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या i इज़ लेस देन 5, और ये कॉमा यहाँ से हटाना पड़ेगा मुझे। अब मैं इसको रन करूँगा जैसे ही, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इस वाली को माना कंडीशन। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर समझ में आया हो, एक बार और बताता हूँ। देखो हुआ क्या, आप ये जो मेरा स्टेटमेंट था, जो मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन 2 का, इसमें मैंने आप लोग को ये बताया कि अगर बहुत सारे स्टेटमेंट डाल दिए आप लोगों ने यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 की जगह, तब वो सिर्फ वो एग्जीक्यूट तो सबको करेगा लेकिन मानेगा वो सिर्फ लास्ट वाले को। तो अगर यहाँ पर मैं j लेस देन 3 की जगह j इक्वल्स टू 3 कर देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ, तो ये j को 3 के इक्वल तो कर देगा लेकिन कंडीशन लास्ट वाले को मानेगा जो लास्ट में लिखा होगा। तो एक्सप्रेशन 1 सेमी कॉलन, एक्सप्रेशन 2 मेरा क्या है, ये है और सेमी कॉलन, और एक्सप्रेशन 3 मेरा ये है। एक्सप्रेशन 2 में मेरे पास 2 स्टेटमेंट्स मैंने लिखे हैं, जो लास्ट वाला है वो कंडीशन मानी जाएगी और बाकी सिंपली एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा शांति के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये 2 नंबर पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। तो 2 नंबर पॉइंट ये कहता था कि इसमें मोर देन 1 कंडीशन हो सकती है, लेकिन लूप सिर्फ लास्ट वाली कंडीशन को मानेगा। जब तक लास्ट वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक लूप बंद नहीं होगा। अदर कंडीशंस विल बी ट्रीटेड एज स्टेटमेंट्स, बाकी कंडीशंस को स्टेटमेंट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ये ऑप्शनल होता है, इसको आप हटाकर देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इसको हटाया तो आपका लूप जो है इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और वो चलता रहेगा। इसलिए आप लोग को ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, और ये वाला पॉइंट मैं समझाऊंगा आप लोग को तब जब मैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा इसको होल्ड पे अभी के लिए रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन 2 के बारे में और बात करता हूँ कि कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3। अब आप लोगों को कैसे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक्सप्रेशन 2 में कितने भी स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, और अगर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं तो आप लोग इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं उससे, और आप लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के साथ साथ आप लोग लूप के वेरिएबल को अपडेट भी कर सकते हैं। अब लास्ट वाले पॉइंट की बात करता हूं कि वी कैन पास जीरो और नॉन जीरो वैल्यू इन एक्सप्रेशन 2, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को अपने इफ एल्स वाले वीडियो में बताया था कि जो सी प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर कोई भी जीरो वेरिएबल होता है उसको फॉल्स माना जाता है और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है उसको ट्रू माना जाता है। इसलिए अगर आप लोगों ने कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डाल दी तो वो ट्रू माना जाएगा और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लूप आपका चलता रहेगा। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। वी कैन पास जीरो और नॉन जीरो वैल्यूज इन एक्सप्रेशन 2। वैलिड सिंटैक्स रहेगा अगर आप लोगों ने जीरो या नॉन जीरो वैल्यू कोई भी डाल दी उसके अंदर, लेकिन जीरो वैल्यू डालोगे अगर तो वो फॉल्स मानेगा, और अगर आप लोग कोई भी नॉन जीरो वैल्यू डालोगे तो वो ट्रू मानेगा। तो मैं आशा करता हूं कि एक्सप्रेशन 2 की प्रॉपर्टीज भी आप लोग को समझ में आई होंगी। अब यहां पर एक्सप्रेशन 3 की प्रॉपर्टीज से पहले मैं एक बार और आप लोग को वापस ले जाना चाहूंगा सिंटैक्स पे। देखो फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता था, मैं आप लोग को वापस से इसलिए दिखा रहा हूं, यहां भूल ना जाओ। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3, और उसके बाद हम लोग कुछ कोड रन करते थे। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है फॉर लूप का, तो इसको आप लोग मद्देनजर रखते हुए सुनना मेरी बात को। एक्सप्रेशन 3 की प्रॉपर्टीज को आप सुनिए, बहुत मजेदार है। एक्सप्रेशन 3 यूज होता है अपडेट करने के लिए लूप वेरिएबल को। जैसे कि हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, और उसी के साथ साथ हमने i प्लस प्लस लिखा था। तो ये वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम लोगों ने किया था लूप के वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। तभी ये पहला पॉइंट मैंने आप लोग को जो दिखाया वो है कि इट इज यूज टू अपडेट द लूप वेरिएबल, जो कि हमारा i था। तो एक्सप्रेशन 3 इज यूज टू अपडेट द लूप वेरिएबल। अपडेट नहीं करूंगा तो क्या होगा, तो कंडीशन हमेशा ट्रू होती रहेगी और लूप चलता रह जाएगा। इसलिए कभी ना कभी मुझे कंडीशन को फॉल्स बनाना है ताकि मेरा लूप टर्मिनेट हो जाए, क्योंकि इनफाइनाइट लूप जो होता है हमारा सी प्रोग्रामिंग में वो एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है। अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में जो हमारा इनफाइनाइट लूप होता है वो कैसा दिखता है। इसके बाद वी कैन अपडेट मोर देन 1 वेरिएबल एट द सेम टाइम। हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं, i प्लस प्लस और j प्लस प्लस आप लोग दोनों कर सकते हैं। मैं आप लोग को वो भी करके दिखाऊंगा, और उसी के साथ साथ एक्सप्रेशन 3 ऑप्शनल होता है। तो चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और देखते हैं क्या क्या बातें मैंने आप लोग को बताई। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं i प्लस प्लस के साथ j प्लस प्लस भी कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर j इज इक्वल टू 3 जो कर रहा हूं उसको मैं यहाँ से हटा देता हूं, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा और i इज इक्वल टू 0 को यहीं पर लिख दूंगा। थोड़ा सा मैं नॉर्मल कर दूंगा लूप को अपने। तो i इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पर किया, इसके बाद i इज लेस देन 5 किया जो कि कंडीशन थी मेरी, और उसके बाद मैंने i प्लस प्लस किया। देखो क्या प्रिंट हो रहा है, इसको याद रखना, 0 0 1 1 2 2, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से j प्लस प्लस को। अब देखना क्या प्रिंट हो रहा है, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा के j प्लस प्लस लग देता हूँ तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ और प्रिंट होगा जो कि होगा हमारा 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4, क्योंकि वो j को भी क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये है मेरा एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 2,
एक्सप्रेशन 1। तो हमारा जो एक्सप्रेशन 3 होता है वो ऑप्शनल होता है। ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर i++ और यहाँ पर j++ यहाँ पर लिख दूँ तब क्या होगा, तब भी हमारा काम हो जाएगा और हमारा लूप बिल्कुल सही सही चलेगा। तो ये जो है इस बात का प्रूव हो गया कि हमारा जो एक्सप्रेशन 3 होता है वो ऑप्शनल होता है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था एक्सप्रेशन 1 और 2 भी ऑप्शनल होते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेशन 3। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोड सारा का सारा समझ में आया होगा। एक बात और आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितना भी कोड है वो सब आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग को उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ कोई भी डाउट आता है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे और मैं आपका रिप्लाई जल्दी कर दूंगा। इस वीडियो को गाइस लाइक करना मत भूलना और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोग को जितने भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं सब इसी तरह समझाऊंगा जैसे ये समझा रहा हूँ। फीडबैक आप लोगों का बहुत पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन तब भी फीडबैक ज़रूर से दे दो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये कोर्स, और मैं ताकि इस कोर्स को इम्प्रूव कर सकूँ। और इस कोर्स को नहीं तो आने वाले जो कोर्सेज आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स पे, C++ पे बहुत सारे प्लान्स हैं, तो उनको मैं इंप्रूव कर पाऊँ, इसलिए मुझे नीचे फीडबैक ज़रूर दे दो। तो मैं आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। फीडबैक ज़रूर दे देना गाइस, और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।